बच्चों हमारा जो एपी का नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एपी हमें गिवन है। ध्यान से देखिएगा, ये एपी हमें गिवन है 54, 51, 48 एंड सो ऑन, ये चल रहा है। और इसमें एक सम गिवन है nth टर्म्स का, वो 513 है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि कितने टर्म्स तक का सम 513 होगा। ठीक है, समझने वाली बात है कि कितने टर्म्स तक का सम है जो 513 होगा। मतलब कि हमें nth टर्म निकालना है। एक्चुअली n की वैल्यू आप कह सकते हैं कि n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो हमें a पता है कि 54 है, a हमें मालूम है, s की वैल्यू हमें पता है, d की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो d हमारा क्या होगा 51 माइनस 54, यहाँ से आ जाएगा -3। ठीक है, अब हम निकालेंगे एस एन की वैल्यू, ये n/2 2a प्लस n-1 d। सम जो हमें गिवन है वो गिवन है 513। ठीक है, और n/2 2a 2 इंटू 54 प्लस n-1 और d की वैल्यू है हमारे पास -3। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ से n की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 को हम इस साइड लेके आए तो 2 3 जा 6, 2 1026 इक्वल टू n, 2 4 जा 8, 108 हो गया। -3 से n में हम अगर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -3n और +3। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 1026 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 108 और +3 हमारा आ जाएगा 111 -3n। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इसे हम और आगे सॉल्व करेंगे। अब सिंपल यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1026 इक्वल टू n से मल्टीप्लाई 111n -3n स्क्वायर। इसे हम लिखना चाहें, इस सम को इस साइड लेकर आना चाहें तो हो जाएगा हमारा 3n स्क्वायर -111n प्लस 1026 इक्वल टू 0। सभी में से हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 से आप सभी में डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 37n प्लस 3 3 जा 9 4 जा 12 2 जा 6। ये हमारा एक इक्वेशन फॉर्म हो चुका है। अब इक्वेशन जो फॉर्म हो चुका है इसे आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि मिडिल टर्म है जो स्प्लिट करना होगा। ठीक है, मिडिल टर्म आप क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तब ये आसानी से आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपका नहीं होगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 342n स्क्वायर, और इसे ब्रेक करना है इस तरीके से कि प्लस या माइनस करने पे आपको -37n आना चाहिए। तो यहाँ से n स्क्वायर माइनस 19n माइनस 18n प्लस 342 इक्वल टू 0 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 37n आ जाएगा आपका, और -19n और -18n को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 342n स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है n, तो n कॉमन है, तो यहाँ से आ जाएगा n-19, और इसमें से कॉमन आप क्या ले सकते हैं -18, तो ये भी आ जाएगा n-19 इक्वल टू 0। n-18
एंड n माइनस 19 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आ जाएगी 18 और n की वैल्यू आ जाएगी 19। ये आपका आंसर है। तो आपने देखा कि जो हमें सम गिवन थे, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जितने भी अननोन होंगे उस अननोन में से एक को छोड़ के बाकी अननोन आपके लिए नोन होंगे, तभी आप है जो उस अननोन को फाइंड आउट कर पाएंगे, अदरवाइज उस अननोन को आप लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपके एपी के जितने भी क्वेश्चंस थे आपको बता दिए गए हैं सारे टाइप्स के। अब जो भी आपके लेसन में एपी के क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हीं 2-3 टर्म्स पे जो आपका सम गिवन है, एक जनरल टर्म्स है, एक नॉर्मली आप एपी निकाल सकते हैं। तो इसके आधार पे आपके क्वेश्चन दिए गए हुए हैं, एग्जाम्पल्स आपको बता दिए गए हैं, आप आसानी से इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी लेसन में आपके क्वेश्चंस गिवन हैं आप उसे सॉल्व कीजिए। थैंक यू। जो हमारा नया चैप्टर है वो है निर्देशांक ज्यामिति, या इसे कह लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप ऐसा कह सकते हैं कि आप बचपन से जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, ठीक है, लेकिन हम उसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूप में हम उसे नहीं जानते थे, इसलिए हमें पता नहीं था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। सिंपल सी बात है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, उससे पहले भी शायद पढ़ा होगा, लेकिन इस क्लास में आपको इसका एक डिटेल्स रूप आपको पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज है जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही यूज आप लोग करके ग्राफ बनाते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, और आगे भी जितने भी ग्राफ बनाएंगे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही यूज करके हम लोग बनाएंगे। बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज किए हम लोग चल ही नहीं सकते। यूँ कहीं इसका यूज की हम बात करते हैं कि आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज रियल लाइफ में क्या है, तो मैं बता दूं कि साइंस में इसका इतना इम्पॉर्टेंट रोल है कि इसके बिना साइंस की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। या यूँ कहें कि साइंस में जो हमारे फाइटर प्लेन्स होते हैं, ठीक है, उनको कोऑर्डिनेट्स ही गिवन होते हैं। फाइटर प्लेन्स पे अगर हमें पता होता है कि हमें ये सपोज कि ये कोई इलाका है जो नक्सलाइट के द्वारा, टेररिस्ट के द्वारा इसे रखा गया है, मतलब कि टेररिस्ट के द्वारा इनके घेराबंदी की हुई है, टेररिस्ट इस इलाके में रहते हैं, तो हमें क्या वहाँ का फोटोग्राफ्स मिलता है या कुछ मिलता है? नहीं, हमें जो फाइटर प्लेन को हम जो प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। वो कोऑर्डिनेट्स होता है किस रूप में? अगर हम 2D की बात करें, 2D आपने सुना होगा वर्ड, इसे बोलते हैं 2 डायमेंशनल, और 3D होता है हमारा 3 डायमेंशनल। तो 2D की बात करें, 3 डायमेंशनल आपको नेक्स्ट क्लास में जब आप 11th में जाएंगे तो आप 3D का आप पढ़ाई करेंगे। 3D ऐसे आप जानते हैं, 3D में क्या होता है सिंपली कि अगर ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, अगर ये हमारा ग्राफ है तो इसे हम लोग x y कहेंगे, और एक हमारा इस तरीके से ऊपर की ओर सामने की ओर ये निकल जाता है जिसे हम लोग z एक्सिस के रूप में जानते हैं। यही हमारा 3D हो जाता है। 3D इन द सेंस कि आप सरफेस एरिया वॉल्यूम जब पढ़ेंगे तो उसमें भी 3D को आपको बताया जाएगा कि जिसमें हाइट आ गया वो 3D हो गया, ठीक है। 3 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन होंगे, तो ये 3D के रूप में। तो ये हमारे यही कोऑर्डिनेट्स को हम अपने जो हमारे फाइटर प्लेन को जो चला रहे होते हैं या हमारे सैनिक होते हैं उन्हें हम अपने कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स से इस कोऑर्डिनेट्स पे आपको जाकर है जो बमबारी करनी है, गोली चलाना है या उसे उड़ाना है या वहाँ से पकड़ना है किसी को, तो वो कोऑर्डिनेट्स का सहारा लेते हैं। उनको कोऑर्डिनेट्स दिया जाता है कि इस कोऑर्डिनेट्स में, तो कोऑर्डिनेट्स का जो फॉर्म हो जाता है वो x y और z भी हो तो z की फॉर्म, लेकिन हमें फिलहाल 2D कोऑर्डिनेट्स 2D का ही पढ़ना है, 2 डायमेंशन का ही पढ़ना है। तो x y कोऑर्डिनेट्स के रूप में ही हम इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे।